नमस्कार। एटर्नल हिंदू परिवार को, इस संगठन के कर्ता धर्ता फाउंडर मेरे मित्र संजय शर्मा जी, मेरे बुजुर्ग पाटिल साहब और तमाम एटर्नल हिंदू के कार्यों से जुड़े हुए लोग, उन सबको मेरा प्रणाम। मुझे आपने जो आज का विषय दिया है, राष्ट्र और राष्ट्र के सामने चुनौतियां और उन चुनौतियों के में आज के युवाओं का दायित्व, उनका कर्तव्य। लेकिन मैं संजय भाई से और उनके तमाम साथी जो इससे जुड़े हैं, एक पुराना रिश्ता है और एटर्नल हिंदू जो एक बड़ा काम कर रहा है वो है 2 घंटे मंदिर के लिए, और पूरा सनातन समाज आजादी से पहले, आजादी के बाद हम मंदिर से विमुक्त होते गए। लिहाजा जो पहल संजय भाई ने की है इस दौर में, ये लड़ाई किसी तत्कालिक लाभ हानि के लिए नहीं है। ये जो पूरी फिलॉसफी है, इसके परिणाम, इसके रिजल्ट हजारों साल तक रहेंगे और इसका महत्व शायद तत्कालिक तौर पे लोगों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब समझेंगे तब राष्ट्र बचेगा। लिहाजा मैं अपनी बात को आज एक खास विषय पे जो आपने मुझे दिया है उस पे मैं केंद्रित करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने अलग अलग लेक्चर्स में कुछ कुछ बातें कहता रहा हूं, लेकिन शायद एक लंबे समय से गुलामी के कालखंड के कारण हम कुछ चीजों को साफ साफ समझ नहीं पा रहे हैं। यहां इतना घालमेल हो गया है कि हम राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, हम इसको मिक्स करके चल रहे हैं। मैं बीच बीच में यह कहता रहा हूं कि राज आना जाना है, राष्ट्र स्थायी है। और मैं आज, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक बहुत बड़ी युवाओं की टीम है संजय भाई के साथ में, मैं आज इस पूरी बातचीत में इसको फोकस में लाना चाहता हूं कि राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, इसमें भेद क्या है, इसमें लाइन क्या है। मैं इसको बिल्कुल आज अपने जो मेरी समझ है, जो मेरी जानकारी है, उसमें मैं बिल्कुल 2 हिस्सों में खड़ा करना चाहता हूं, क्योंकि आज राज 70 सालों से आता रहा है, जाता रहा है। कभी इस विचारधारा के लोग, कभी उस विचारधारा के लोग, वो राज पे आते हैं, राज चलाते हैं। लेकिन सनातन और भारतवर्ष के लोगों के लिए राज्य कभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा।
राष्ट्र महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन जब समाज में कमजोरियां आती हैं, जब समाज उन कमियों से लड़ने में अक्षम हो जाता है, जब समाज अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने सरोकारों को जब भूलने लगता है, तब हम सब कुछ राज्य पे निर्भर हो जाते हैं और हर समस्या का हल राज्य से निकलवाने की कोशिश करते हैं। और राज्य की एक प्रवृत्ति होती है कि राज्य जिस कारण से सत्ता में बैठता है, सत्ता के शीर्ष पे जो लोग आते हैं राज्य चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, वो लोग हमेशा अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, उसको लंबे समय तक चलाए रखने के लिए राष्ट्र के अंदर दखल देना शुरू करते हैं। अब यह बात और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। अगर हम ये समझें इंडियन स्टेट क्या है और इंडियन नेशन क्या है, लिहाजा मैं ये मानता हूं कि राष्ट्र क्या है पहले हम ये समझें, जिसका राज्य से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्र है हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, आस्था, उपासना, नदियां, पहाड़, पर्यावरण, सरस्वती वंदना, दीप प्रज्वलित करना, व्रत रखना, सूर्य की पूजा करना, तुलसी पीपल की पूजा करना, गाय गंगा की आरती करना। हमारे मूल क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं, हमारा इतिहास क्या है, गुरुकुल क्या है, ये तमाम सारी चीजें राष्ट्र की धरोहर हैं। लेकिन राज्य क्या है, स्टेट क्या है? स्टेट है सरकार, संसद, संविधान, मंत्री, मंत्रालय, न्यायपालिका, पुलिस, सेना, आईपीसी, सीआरपीसी, सीबीएसई, यूजीसी, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय गीत, एचआरडी, ये तमाम सारी चीजें जो हैं राज्य की हैं। राज्य की एक किताब है जिसे आप संविधान कहते हैं, और वो राष्ट्र, वो जो राज्य है, वो जो सरकार है, वो जो संविधान है, वो जो संसद है, जो न्यायपालिका है, उसमें ये करना है, ये नहीं करना है। समय समय पे संविधान में बदलाव होते हैं, न्यायपालिका में नए कानून बनते हैं, पुराने कानून हटा दिए जाते हैं, आईपीसी में बदलाव होता है, सीआरपीसी में बदलाव होता है, हमारे एचआर यानी जो हमारे शिक्षा है उसमें बदलाव हो जाता है, कुछ नई चीज आ जाती है, कुछ नई चीज चली जाती है। इस तरीके से हमारे तमाम चीजों में बदलाव हो सकता है, क्योंकि उसे राज्य चलाना है। जो कल कोई कानून था वो आज हट गया, लेकिन राष्ट्र जो है वो हजारों साल की परंपराओं, आस्थाओं पे, हमारे मूल और हमारे आदर्श क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, वो राज्य नहीं बदल सकता, वो राष्ट्र का हिस्सा है। लिहाजा जब राष्ट्र कमजोर होता है, राष्ट्र की ताकतें कमजोर होती हैं, तो राज्य आपके जीवन में दखल देना शुरू करता है। जो राज्य का काम देश को, राष्ट्र को अपने दुश्मनों से उसकी रक्षा करने का है, राज्य व्यवस्थाओं को सुचारू चलाए, न्याय का स्थापना करे, भेदभाव न करे, उसके कानून सबके लिए बराबर हो, ये सड़कें बनना, ये हवाई जहाज चलना, ये विकास की तमाम बातें करना, ये राज्य को चलाने का काम है। ये जीएसटी का आना, ये जीएसटी में कुछ कमोवेश बढ़ा देना, घटा देना, इनकम टैक्स में कुछ छूट दे देना, इनकम टैक्स में कुछ बढ़ा देना, ये राज्य की एक छोटी सी मशीनरी है। और राष्ट्र को चलाने के लिए जो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है सरकार, वो होता है राज्य। लेकिन हजारों साल की गुलामी के कारण जब आप कमजोर हुए,
तो लोग आए, आप पे हमला किया, आपको गुलाम बनाया। आपने फिर भी उन परिस्थितियों में जब इस्लामिक आतंकवादी मुगल बादशाहों की शक्ल में भारत में आए, ये पीर फकीर जो जिहाद के नाम पे भारत में आए, ये तमाम सारे लोगों ने इस भारत राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश की। उनको सरकार में आना था, सरकार में बैठते। देश में, दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए, लोगों ने राज किया और राज करके चले गए। लेकिन हमारे यहां जो लोग भी आए, उन्होंने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के आदर्श, भारत के मूल, भारत का गुरुकुल, जो यहां के अनादिकाल से एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया था कि जिसमें सबके लिए काम था, सबकी अपने अपने दायित्व थे, सबका अपना अपना धर्म था। राजा का धर्म क्या होगा, पुजारी का धर्म क्या होगा, छत्री का धर्म क्या होगा, वैश्य का धर्म क्या होगा, हमने काम बांटे। लेकिन जब हमारे अंदर कमजोरियां हुई तो राज स्थापित हुए और राज्यों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आपके आदर्शों को तोड़ा, आपकी आस्थाओं को तोड़ा, आपकी उपासना को तोड़ा, आपके मूल्यों का उपहास किया। तो ये जो क्लैश है, मुगल आए, उनसे पहले और आए, पोर्चुगीज आए, फिर अंग्रेज आए, लेकिन सबने इसी चीज पे फोकस किया। जैसे एक मिसाल देता हूं मैं, आप इंग्लैंड जाएं और इंग्लैंड, क्योंकि पूरी दुनिया में उनका सूरज नहीं डूबता था, एक जमाने उनकी सत्ता ऐसी थी। आप उस जमाने की डिबेट्स पढ़ें जब वो भारत के ऊपर राज कर रहे थे, एक बिजनेस की व्यापारिक कंपनी के नाम पे, ईस्ट इंडिया के नाम पे यहां आए, और कैसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को इस तरीके से मोल्ड करना शुरू किया कि वंशियों को लगने लगा कि अगर ये राज कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि उस वक्त समाज बहुत मजबूत था, उस वक्त राष्ट्र की परिकल्पना बहुत मजबूत थी, इसलिए शायद उन्हें लगता था कि कुछ राज करेंगे, राज कर जाएं, लेकिन राज करने से राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्र की आस्थाओं पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने भूला, क्योंकि हम भोले भाले लोग थे, हजारों साल की संस्कृति थी, हमारे मूल थे, परंपराएं थे, हमारी आदर्श थे, लिहाजा हमने कभी ऐसे लोगों को देखा ही नहीं था जो लूटपाट करते हो, जो बलात्कार करते हो, जो तमाम किस्म के ऐसे काम जो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थे। इसलिए शायद हमारे अंदर उस किस्म की चेतना नहीं थी कि लोग ये सब करेंगे, लिहाजा हम हतप्रत रहे, हम सरप्राइज रहे कि ये कैसा ऐसे हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से लोग आए, उन्होंने वो किया, और जब तक हमने होश संभाला, जब तक शायद हमें यह रियलाइजेशन हुआ कि हम को धोखे से, हमको प्यार से मूर्ख बना करके इस देश की जो बुनियाद है, इस राष्ट्र की जो बुनियाद है, उस सब को धीरे 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 समाप्त किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, पुर्तगीज ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, या तमाम सारे लोगों ने क्या किया, मैं फिर भी उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज के युवा से जब आप मुखातिब हो, जब आप उससे बात कर रहे हो, तो उसे वो मिसाल दीजिए, वो बात बताइए जो वो जल्दी समझ जाए। लिहाजा हमारे यहां 1947 की अगर हम कट लाइन ले लें, 1947 को हम मानते हैं कि यह देश आजाद हुआ, कहा जाता है, उस पर विवाद हो सकता है, उस पर डिबेट हो सकती है, वो एक सेपरेट टॉपिक हो सकता है। लेकिन 1947 के बाद से जो सरकारें दिल्ली में बैठी, जिनको यह लगता था कि हम चलाएंगे देश क्योंकि हम काबिल लोग हैं, तो शायद हम एक लंबी गुलामी के भार से निकले थे। लिहाजा हमने भी कभी ये सवाल नहीं पूछा कि देश में क्या कानून बन रहे हैं, कैसे कानून बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम
एक लंबे सालों, हजारों सालों की उस थकान से इतने चूर चूर हो चुके थे कि जब शायद ये आजादी मिली और हमें यह एहसास कराया गया कि सत्ता पे आपके लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, अब ये देश आपके मूल और परंपराओं का ध्यान, आपकी आस्थाओं का ध्यान रखते हुए वैसे ही चलेगा। यानी मैं ये कहूं कि राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्र की आस्थाओं के साथ इस राष्ट्र की संस्कृति, उससे मिले जुले कानून बनेंगे जो हमारी संस्कृति में हमारे राष्ट्र को मजबूत करेंगे, राष्ट्र की तमाम पहचानों को मजबूत करेंगे, क्योंकि ये सत्ता पे बैठने वाले अब हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं। लिहाजा ये चिंता हमने इसलिए नहीं की क्योंकि वो भारतवंशी थे। लिहाजा कानून उसूल ऐसा ना हो कि कानून जो बना है वो भारतीय समाज की जो पूरी की पूरी एक अवधारणा है, जो उसकी आस्थाएं हैं, उससे टकराता हो। लिहाजा जो कानून 1937 में बने, 1927 में बने, 1935 में बने, 1926 में बने, आज भी भारत, कई ऐसे कानून हैं जो आजाद भारत के बाद नहीं बने। हमें तर्क दिया जाता है, हमें बताया नहीं जाता, इस समाज को एनलाइटन नहीं किया गया कि संसद में क्या होता है, कैसे कानून बनता है, पुराना कानून कौन सा है, ये जो हमारा संविधान बना ये कैसे बना, किन बुनियादों पे बना, और आपको बताया नहीं गया और आप उस थकान से बाहर नहीं निकले, इसलिए आपने पूछने की कोशिश नहीं की, इस पे डिबेट नहीं हुई, इस पे चर्चा नहीं हुई। लिहाजा जैसा चलता रहा वैसा ही हमने मान लिया, और हमने कुछ हद तक ये मान लिया शायद हमारी यही नियति है। एक सरकार आई, उसे 24 पार्टियां चला रही हैं। वो 24 पार्टियां मिलकर के देश नहीं चलाने आई थीं। वो 24 पार्टियां, 20 पार्टियां, 4 पार्टियां जो मिलकर देश चला पिछले 70 सालों में, वो देश को चलाने नहीं आई थी, राष्ट्र को बचाने नहीं आई थी, बल्कि सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करने आई थी। उन्होंने ये डुगडुगी तो बजाई कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए नहीं करा उन्होंने। अपना अपना समय कैसे निकले, अपना समय कैसे हम आराम से काट के चले जाएं, हमारे बाद आने वाली जनरेशनों की समस्याएं कम करने की जगह हम समस्याएं बढ़ा के चले गए, क्योंकि हमें सत्ता पे बने रहने का शौक था। इसलिए मैं कहता हूं कि जब समाज यानी राष्ट्र जब जागृत होता है, तब सत्ताएं ये सुध लेती हैं कि हम सरकार में आए हैं, ये पुलिस है, ये सेना है, ये पुलिस अपना काम करेगी, सेना अपना काम करेगी, ये जितने भी हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं ये काम करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो ये इंस्टीट्यूशन इस राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हो। जिसको मैं बार बार कहता हूं, हमें क्यों लगता था, और हम इस बात को 1000 मिसालें देके साबित कर सकते हैं कि पिछले 70 सालों में ऐसा लगता था इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। तो राष्ट्र को बचाने, राष्ट्र में आई कमियों को दूर करने से ज्यादा लोगों को सत्ता को बचाने की चिंता थी, उसमें कंप्रोमाइज किए, और किसी भी तरीके से जल्दी से यह समस्या हटे और हम अपना राज स्थापित करें, चले जाएं, हमारी तस्वीर लग जाए, हमारे नाम से सड़कें बन जाएं, इससे ज्यादा हमने कभी सत्ता को समझा ही नहीं। क्योंकि राष्ट्र के जो असली लोग थे, जिनको राष्ट्र की चिंता थी, वो सो गए और हमने खुली छूट दे दी लोगों को। उसका नतीजा क्या हुआ कि जिन लोग भारत राष्ट्र के खिलाफ थे, जिन्होंने 1937 में समझौता कर दिया, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 के तहत हजारों ऐसी चीजें हैं कि हमारा संविधान उसका रेप्लिका है। एक युद्ध था, अंग्रेजों के खिलाफ लोग लड़ रहे थे, उस वक्त
जो भी आपस में समझौते जो ग्रुप बने हुए थे, ये मुस्लिम लीग है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये प्रजापति, ये तमाम सारे, ये आपस में उस लड़ाई को जीतने के लिए बने थे। इसलिए मैं कहता हूं कि युवाओं को सच बात बताओ, बिना लाग लपेट के बताओ। सत्ताधारी पार्टी कौन है कौन नहीं है यह महत्व नहीं है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, कोई पार्टी है, हजारों पार्टियां हैं, हर पार्टी एक अपना मैनिफेस्टो लेके घूम रही है। हर पार्टी की वोट लेने के लिए कैसे भी हम एन कैन प्रकरण से लोगों को मुतासिर करें, इन्फ्लुएंस करें, उनको लालच दें और सत्ता पे काबिज हो जाएं। तो सत्ता को अगर आप अलग रखें तो आपको लगेगा कि हमने 70 सालों में यह देश बनाया नहीं है। हमें लगता है ये बड़े बड़े डैम हैं, ये नदियां हैं, हम चांद पे पहुंच गए, ये भौतिक, ये दिखने वाली एक हमें विकास दिखता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने तरक्की का मतलब समझ लिया है, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, हर चीज जो इस दुनिया में आधुनिकता का एक चिन्ह है, उसे हम शायद तरक्की समझ रहे हैं। आज भी नासा तो 1948 या 50 के आसपास बना है, लेकिन आज की जनरेशन यह कहती है कि नासा ने बताया है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने उस गुलामी के कालखंड की तखान के कारण हमें न सिर्फ सच बात बताई, बल्कि यह मान लिया कि सत्ता पे जो लोग बैठे हैं वो जो कह रहे हैं वो ठीक हैं, वो 24 कैरेट के सच्चे लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। यह 70 साल के बाद आज हमें बोध हो रहा है। नासा बताता है कि सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, लेकिन आज भी भारत राष्ट्र और इस राष्ट्र में बसने वाले करोड़ों लोग 6 रुपए का एक कैलेंडर खरीदते हैं, और वो 6 रुपए के कैलेंडर में जो हजारों साल की जो खोज है, जो ऋषि मुनियों ने की, जो शुद्ध साइंस पे थी, वो 6 रुपए का कैलेंडर आज भी बता देता है कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कितने समय तक लगेगा और इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां ये बताया गया कि नहीं, ये तो बेकार टाइप की लोग हैं, ये तमाम जने कहां से लाते हैं, ये राइट विंगर हैं, ये पोंगापंथी टाइप के लोग हैं, ये दकियानूसी लोग हैं, ये विकास के खिलाफ हैं। नासा ने बताया है। नासा कल पैदा हुआ है भाई, हजारों साल से, जब ये 1947 से पहले भी भारत था। लेकिन हमें बताया गया कि 1947 के भारत बना है, इसके एक राष्ट्रपिता हैं, इसके एक पहले प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले भारत नहीं था। उससे पहले न संगम थी, न गंगा थी, न हिमालय था, न कुंभ था, न सूर्य ग्रहण था, न चांद ग्रहण था। हमें नहीं पता था। यही मैं बताना चाहता हूं, ये जो सालों की खोज है हमारी, जिस भारत ने दुनिया को ज्ञान बांटा हो, विज्ञान बांटा हो, आज वो भारत उन लोगों को जिन्होंने हमारे ज्ञान का 1% लेकर के पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, आज हम उनकी तरफ देखते हैं और वो हमें बताते हैं
कि ऑर्गेनिक फूड बहुत अच्छा है, यही आपके लिए है और यही खाना चाहिए। अब वो ऑर्गेनिक फूड बना के हमें भेज रहे हैं और हम उसे ऑर्गेनिक फूड समझ के खा रहे हो, जो भारत की धरती में भारत के लोगों के लिए उसके अलावा कोई फूड ही नहीं था। तो हमने अपना खाना छोड़ा, हमने अपनी संस्कृति छोड़ी, अपनी पहचान छोड़ी और धीरे 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 हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए कि हमको यह समझ नहीं आ रहा कि हमें जाना किधर है। आज का युवा भ्रमित है और उसके भ्रमित होने में उस युवा की कोई कसूर नहीं है। यह हमारा कसूर है, यह हमारे बुजुर्गों का कसूर है, क्योंकि हम शुरू से सत्ता के नजदीक कैसे पहुंचे और सत्ता ही हमारा सब कुछ करेगी और वही अल्टीमेट है, इस भावना को इतना ज्यादा हमने बैठा दिया कि हमने कभी नहीं सोचा सत्ता अपना काम करेगी, अपना जाएगी आएगी, कानून चलाएगी, देश चलाएगी, ये कानून हो गया, ये किसी ने क्राइम कर दिया, बस इतना ही भरता उसका काम। लेकिन सत्ता जब आपके बेडरूम में घुस जाती है, सत्ता जब आपके घर के अंदर घुसने लगती है, तो फिर संकट यह होता है कि वो शादी की उम्र भी तय करती है। बेडरूम में क्या है इसके बारे में भी नियम बनाती है। तलाक कैसे होना है फिर इसका भी नियम बनाती है। क्यों हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में शादी जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कागज पे लिखने से मजबूत नहीं होता था, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो 5 तत्व हैं, जिसे हम कहते हैं कि जिसके से हमारा शरीर बना है, वो आकाश हो, पृथ्वी हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, उसी अग्नि के चारों तरफ फेरे लेकर के बिना किसी कागज की जरूरत के समाज के तमाम उन लोगों के सामने शादी की वो रस्म अदायगी होती है। तो अग्नि का इस्तेमाल हुआ जो सबसे पवित्र है, और सुबह 4 बजे तारों की छांव में जब विदाई हुई तो उस आकाश का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब आपने ये संस्कार छोड़े, जब आपने इन तमाम यज्ञों को छोड़ा, तो जो फेरे लिए जा रहे थे वो फेरे अब लेने से पहले फंसाया जा रहा है और उस फंसाने के साथ उन्हें घुमाया जा रहा है। और जब फेरे समाप्त हो गए और उन्हें घुमाया और फंसाया जाने लगा, तो फिर गला घोंटने और फंदा लगाने की घटनाएं बढ़ने लगी। हम समाधान जहां ढूंढ रहे हैं वहां मिलेगा नहीं हमें। हम अपनी समस्याओं का समाधान वहां ढूंढ रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में समस्याएं दी हैं। यही कारण है कि आज हम हर चीज के लिए राज्य की तरफ देखते हैं। राज्य अपनी सुविधा, अपनी राजनीति, अपना वोट बैंक, अपने स्वार्थ यानी सत्ता के स्वार्थ के लिए कब कौन सा मुद्दा उठाना है, कब कौन सा मुद्दा नहीं उठाना है, कब कोई गलत काम करना है, कभी कोई सही काम करना है, कभी किसी गलत काम को सही कर, ये तमाम जितने भी परपंच हैं ये राज सत्ता करती है। लेकिन आप कहेंगे कि आज ये बोध क्यों हो रहा है? ये बोध इसलिए हो रहा है कि आपने एक लंबे समय तक अपने आप को, अपनी सोच को, अपने आदर्शों को, अपनी आस्थाओं को दूसरे के हाथ में दे दिया कि आप तय करें।
कब पूजा होगी कब नहीं होगी। आपने तय करने के लिए छोड़ दिया कि वो ये बताएं कि मुंबई में दही हांडी की लंबाई कितनी होगी। आपने छोड़ दिया, इसलिए राज्य की जो एक इकाई है न्यायपालिका वो ये तय करती है कि महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा। इसलिए वो राज आपकी आस्थाओं पे चोट करता है। और सबरीमला जो 1000 साल की परंपरा के बाद जो उसमें किया जा रहा था, वो एक जज जो किसी विश्वविद्यालय में डिग्री लेके आया है, वो टेक्निकल ग्राउंड पे वो हो सकता है टॉपर हो, वो टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो सर्वज्ञानी हो गया। वो जो लॉ पढ़ के आया है, कौन सा आर्टिकल कहां है, किसके तहत क्या होता है, वो आदमी यकायक भारत की परंपराओं के ऊपर, आदर्शों के ऊपर, आस्थाओं के ऊपर भी एक्सपर्ट हो गया। और उसके मन मस्तिष्क में जेंडर जस्टिस क्या है, तो उसने कहा जेंडर जस्टिस, क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुआ है उस दौर में हम भी पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी विजन वो नहीं है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों की थी, ऋषि मुनियों की थी, जिन्होंने एक पूरी व्यवस्था दी। उसका तत्कालिक लाभ उसे क्या मिलना है। मैं जज के पद से उतरूंगा तो कहां का गवर्नर बनूंगा, मुझे कौन सी राज्य सरकार का फायदा करना है, कौन सी का नहीं करना है। इसीलिए उस राज्य ने 1000 साल पुरानी लंबी सफर के बाद एक परंपरा बनी। उस परंपरा को ध्वस्त करने में राज्य को 2 मिनट नहीं लगे। और राज्य भी चलाने वाले कोई बहुत ज्ञानी हो, बड़ा उनका पुरुषार्थ हो, सन्यासी हो, राज्य चलाने का उनको गहरा एक्सपीरियंस हो, वो समझते हो कि भारत राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, ये सब उनको पता नहीं है, लेकिन वो सत्ता पे आ गए हैं, व्यवस्था में बैठ गए हैं। इसलिए उनके ज्ञान से उपजा हुआ जो कूड़ा कबाड़ा है उसे राष्ट्र बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है। आप आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं और तब जाकर के किसी विषय विशेष के आप एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ताज्जुब क्या है कि हमारे यहां व्यवस्था सत्ता पे हावी होती है, और वो इसलिए हावी होती है कि सत्ता में आने वाले लोगों का न कोई बेसिक ज्ञान है, न कोई क्वालिफिकेशन है। शहर को कैसे चलाना है इसकी क्वालिफिकेशन तो है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। उस इंडियन पुलिस सर्विस के आदमी को पता होना चाहिए कि पुलिस कैसे काम करेगी, किस तरह का, ये उसको ज्ञान है क्योंकि उसको एक्सपर्टीज दी गई है, लिहाजा वो ये जानता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कब क्या करना चाहिए, पुलिस को कब गोली चलानी चाहिए, पुलिस को नहीं चलानी चाहिए, एक टटपूंजिया सा नेता तय करता है, न जिसका कोई बैकग्राउंड है, न उसकी कोई एक्सपर्टीज है, न वो ये जानता है। उसको सिर्फ इस बात में स्वार्थ है कि कैसे गोली चलाओ, और गोली चलाने से 2 कुठारी बंधु मार दिए जाएंगे तो उसके इंपैक्ट में कुछ लोग खुश होंगे और खुश होकर मेरी सत्ता मजबूत होगी। तो वो सत्ता में बैठने के लिए आया है, न राज्य को मजबूत करना चाहता है, न राष्ट्र के तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशन है उन्हें मजबूत करना चाहता है, और राष्ट्र उसकी कल्पना से बाहर है क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आए ही नहीं है। इसलिए चंबल के लोग भी संसद में पहुंच जाते हैं, डॉन माफिया भी पहुंच जाते हैं। हमने 70 साल में व्यवस्था ऐसी बना दी है, लेकिन जब किसी चीज की बहुत अति हो जाती है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। ये वही देश है, वही लोग हैं
जिन्होंने इस पार्टी को, उसको 5 सीटें, इसको 20 सीटें, इसको 40 सीटें, 2 सीटें, तमाम हर पार्टी बार्गेनिंग कर रही है। जिसके 10 एमपी हैं उसको लगता है कि मेरे बगैर सरकार नहीं मिलेगी, तो उसने कहा कि मुझे रेलवे मंत्रालय दो, क्योंकि रेलवे मंत्रालय का बजट अलग होता है, उसमें करोड़ों के घोटाले किए जा सकते हैं। तो स्वराज की मजबूरियां यह हैं कि उसने राष्ट्र को चलाने वाली जो रेल है, जो राष्ट्र को जोड़ती है, उसने ऐसे हाथों में दे दिया जिसका इंटरेस्ट रेल चलाने में नहीं है, रेल के माध्यम से मिलने वाले करोड़ों के बजट को खाने, उड़ाने और अपने लोगों के बीच बांटने में है। ऐसे ही 70 सालों में हुआ। एक लंबे समय तक हजारों करोड़ों राष्ट्रभक्तों ने जो इस राष्ट्र के लिए जान देते रहे, चाहे वो उसकी कल्पना 1925 में किसी ने की हो, और वहां से चल के लोग अपना काम करते रहे, और एक ऐसा समय आया कि जब आपके चारों तरफ घोर अंधेरा था, तो आपके अंदर एक ऐसी भावना पैदा हुई कि आपने ना अपने आप को यादव समझा, ना ब्राह्मण समझा, ना ठाकुर समझा, ना वैश्य समझा, ना दलित समझा, ना अपर कास्ट, ना लोअर कास्ट, ना ओबीसी। ये तमाम जिन फंदों में आपको फंसाया गया था पिछले 1000 साल से, और 47 के बाद हमारे देश में बड़े बड़े श्रूड मक्कार मुनाफिक, जिन्होंने ये सोच के इस देश का इतिहास लिखा, इस देश का साहित्य लिखा कि कैसे यहां की आने वाली नस्लें, कभी जो ये राष्ट्र दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर था, इस राष्ट्र का जो तंत्र था वो इतना मजबूत था कि इसे दुनिया में कहीं कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और विश्व की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का 33% का जीडीपी था। हमारा जो उसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो 33% था। तो हमने अज्ञानता के चलते, स्वार्थ के चलते, इस ऐसे राष्ट्र को जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का वाहक हो, एक ऐसा धर्म जो प्रकृति के साथ, सृष्टि के साथ पैदा हुआ हो, जब से ये सृष्टि है तब से है, हमने उन सब चीजों को छोड़ करके हमने छोटी 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 दुकानों को ही अपना भाग्य मान लिया और अपना भविष्य उन्हें सौंप दिया। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ, एक पीढ़ी, लंबे 70 साल के काल में कई पीढ़ियां निकल गईं, शायद उनमें वो पीड़ा रही होगी, लेकिन व्यवस्था और सत्ता के तंत्र में वो इस तरीके से फंसे कि शायद उनमें वो लड़ने की शक्ति नहीं थी, या शायद वो ये चाहते थे कि हमें और आपको पढ़ाई से, लिखाई से, संस्कारों से ऐसा मजबूत कर दें कि आने वाली चुनौती को हम समझें, और जो काम वो नहीं कर पाए उन मुद्दों को समाज में उठाएं, और बाध्य करें सरकारों को, बाध्य करें इस देश की व्यवस्था को कि यह व्यवस्था भारत राष्ट्र के लिए बनी है, भारत राष्ट्र इस व्यवस्था के लिए नहीं बना है। लिहाजा कानून हो, संविधान हो, संसद हो, न्यायपालिका हो, ये पुलिस हो, ये सेना हो, ये भारत राष्ट्र के लिए बनी है। भारत राष्ट्र इनके लिए नहीं बना है कि हमें इन्हें पालना है, हमें इनकी तनख्वाह देनी है, हमें इनको बड़े बड़े घर देने हैं और ये कानून बनाएं, ये गोली चलाएं, ये कानून व्यवस्था को कैसे बनाएं। ना, कानून व्यवस्था बनाने का तरीका भी भारत राष्ट्र की परंपराओं और संस्कृति के हिसाब से होगा। इसलिए हजारों ऐसे कानून हैं, क्योंकि वो हमारी जो जीवन है, जो हमारी आस्था है, जो हमारी उपासना है, उससे मेल नहीं खाती। इसलिए कानून कुछ कहता है और समाज कुछ कहता है। कानून क्या कहता है कि आप अपनी सगी बहन के साथ किसी से जा रहे हो, अब इसको आप जरा गौर करके देख,
समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहां पर क्लैश है, या ये जानबूझकर राज सत्ता ने हमें ऐसा बनाया है, या फिर ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से इस देश में हजारों आईपीसी कानून ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे थे, क्योंकि जो राज करने वाले थे उनका यहां के राष्ट्र में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें अपनी सत्ता को स्थापित करना था। लिहाजा उन्होंने बहुत सारे कानून, बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई कि यहां के आदमियों को, यहां के लोगों को, यहां के पुरुषों को, यहां के जनमानस को कैसे उस सत्ता और राज के अंदर जकड़ लिया जाए, ताकि वो अपने होने, अपनी पहचान, अपनी आस्थाओं, अपनी उपासना, इन तमाम सारी चीजों से कट जाए और वो ये समझे कि हमें राज्य के प्रति ही वफादार रहना है और राज्य जो कर रहा है उसे सिर्फ बर्दाश्त करना है, उसका प्रतिकार नहीं करना। इसलिए अगर आप कल अपनी बहन के साथ कहीं जा रहे हो और ये घटनाएं पिछले कई सालों से लगातार हो रही हैं, मैं अक्सर बड़े बड़े कई पुलिस वाले हैं, मैं उनसे पूछता हूं, बोले ये कानून हमने नहीं बनाए, हमारी मजबूरी है, ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं और अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों के हित में नहीं सोचा। अब उस लड़की के साथ मेरे सामने जो मेरी बहन भी है, कुछ 4-5 गुंडे मिलके आए, उसको छेड़े और उसके साथ रेप करते हैं। मैं शारीरिक रूप से उन 4 लोगों का शायद मुकाबला करने में सक्षम नहीं होऊंगा। तो अगर ऐसा होगा तो मेरे पास 2 रास्ते हैं कि मुझे जो कुछ मुमकिन हो उनका प्रतिकार करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, हथियार से करना चाहिए, दंड जो भी कुछ मेरे हाथ में है उससे करना चाहिए। यह मेरी मनोदशा होगी और शायद यही समाज कहता है। लेकिन आपका कानून क्या कहता है? जिस कानून के बारे में कहा जाता है कि इस कानून पे चलें, यह कानून के विरुद्ध अपने काम किया है, लेकिन यह तो मुझे बताओ कि यह कानून मेरे लिए बना है या मैं इस कानून के लिए बना हूं? कानून यह कहता है कि आपको अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। अगर यह घटना घट भी रही थी तो जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वाला आपसे पहले पूछेगा कब हुआ, कैसे हुआ, वो कौन लोग थे, उनका नाम बताइए। ना उनको आपको उनका नाम पता है, ना उनका पता है। तो अगर ये दोनों चीज नहीं है तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। वो कहेगा सर हम किसके खिलाफ एफआईआर लिखें? तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो आपकी बहन के साथ जब ये बुरा काम हो रहा था तो आपको उस वक्त प्रतिकार नहीं करना चाहिए था, पत्थर उठा के नहीं मारना चाहिए था, उन 4 बलात्कारियों के नाम और पते पूछने चाहिए थे। तो हम, और जब यह घटना समाज के लोगों में रखी जाती है तो समाज कहता है कि तुम्हें मौके पे उसको मार देना चाहिए था। अगर तुम मार सकते थे तो मार देना चाहिए था। लेकिन कानून कहता है कि नहीं 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 नहीं, आपको रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी। आप रिपोर्ट लिखाइए, पता बताइए, पहचान बताइए, आपकी जो मनोदशा है, आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं उसका उनसे कोई सरोकार नहीं है। आपके परिवार में आपकी बहन के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है, उसकी कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आप अस्त व्यस्त हैं, आपका पूरा मन मस्तिष्क एक अजीब किस्म के झंझावार में फंसा हुआ है, लेकिन उसके बात करने का अंदाज ऐसा है जैसे आप थाने के अंदर किसी दावत के लिए गए हैं, कंप्लेन लिखाने नहीं गए हैं। वो आपसे पानी को भी नहीं पूछेगा, वो आपसे सिंपैथी की बात नहीं करेगा, और उस लड़की जो आपके साथ में है उसको भी इस निगाह से देखेगा जैसे शायद इसी का कसूर था। तो राज और राष्ट्र की परंपराओं और राष्ट्र की आस्थाओं में यह टकराव है। तो हमारे यहां कानून हमारे देश की संस्कारों से नहीं बने। जिनको हुकूमत करनी है उन्हें हुकूमत के माध्यम से समाज को इतना कमजोर कर देना है, इतना उनको निर्बल कर देना है कि वो कभी भी
जोर से चिल्ला ना सके और राजसत्ता चलती रहे। इसलिए मेरा आपसे कहना है, आज के युवाओं से कहना है कि आंदोलन करें। इस देश में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। शाहीन बाग पे भी आंदोलन होता है, जेएनयू में भी होता है, हैदराबाद में भी होता है, आसाम में भी होता है, बंगाल में भी होते हैं। आंदोलन तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन इन सारे आंदोलनों के पीछे आप एक मानसिकता देखेंगे कि यह आंदोलन किसी एजेंडे के तहत हो रहे हैं। ये राष्ट्र को मजबूत करने वाले नहीं हो रहे। इन तमाम सारे आंदोलनों के पीछे जो भारत राष्ट्र की परिकल्पना है, जो उसके आदर्श हैं, जो उसकी आस्थाएं हैं, उसको कैसे तोड़ के कमजोर किया जाए, इसकी चिंता में ये आंदोलन हो रहे हैं।